नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी, आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 1, तेजस। तुम्हारा अस्थि बल एकदम रद्दी है। अयोग्य। एक गरजती हुई आवाज वहां खड़े कई नौजवानों के कानों में ऐसे गूंजी कि वे दर्द से सिहर उठे। सांड जैसे डील डोल और बाघ जैसी छाती वाला एक खूंखार अधेड़ आदमी उन सहमे हुए लड़कों के सामने खड़ा था। वह एक एक करके उनकी जन्मजात अस्थि बल, रूट बोन की कठोर परीक्षा ले रहा था। उसी अधेड़ आदमी के ठीक बगल में राख के रंग का साधारण चोगा पहने एक बुजुर्ग खड़े थे, जो बीच बीच में मुस्कुराते हुए नौजवानों को देखकर बस हामी भर रहे थे। वहां मौजूद ज्यादातर लड़के लड़कियां खौफ और घबराहट से कांप रहे थे। बस गिने चुने ही थे जिनके चेहरों पर शांति थी। यह अस्थि बल की परीक्षा तो मौत से भी बदतर है। मुझे लगता है हम में से केवल छोटे ठाकुर समर प्रताप ही इसे पार कर पाएंगे, एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल, समर भैया की क्षमता हमारे पूरे रघुवंशी घराने में सबसे श्रेष्ठ है। उनका नीलगिरी अखाड़े में जाना तो तय है। अगर समर भैया नीलगिरी अखाड़े के शिष्य बन गए तो हमारे रघुवंशी घराने का रुतबा रातों रात आसमान छूने लगेगा। भीड़ के बीच कई चमचे एक बेहद सजीले और घमंडी लड़के को घेरे खड़े थे और मक्खन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ये था समर प्रताप। अपने आसपास के लोगों की यह चाटुकारिता सुनकर समर के चेहरे पर एक कुटिल और संतुष्ट मुस्कान तैर रही थी। उसे यह वीआईपी ट्रीटमेंट बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन ठीक उन्हीं के बगल में एक और लड़का खड़ा था, थोड़ा दुबला, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह चुपचाप इस तमाशे को देख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। निरी चिल्लर पार्टी। उस लड़के ने समर और उसके उन चमचों को देखकर मन ही मन तिरस्कार से सोचा। ये लड़का था हमारा तेजस, रघुवंशी घराने का ही एक हिस्सा, जो समर और बाकी लोगों के साथ नीलगिरी अखाड़े की इस चयन परीक्षा में हिस्सा लेने आया था। पर जहां पूरा रघुवंशी घराना समर प्रताप के तलवे चाट रहा था, तेजस वहां एकदम अकेला खड़ा था। उसे इन लोगों की इस झुंड चाल में शामिल होने का कोई शौक नहीं था। उसकी नजरों में ये सब बस नासमझ बच्चे थे। तारीफों के पुलिंदे सुनकर हवा में उड़ रहे समर प्रताप की नजर अचानक अलग थलग खड़े तेजस पर पड़ी, जो व्यंग्य से मुस्कुरा रहा था। तेजस की वह मुस्कान देखकर समर का खून खौल उठा और उसने नाक भान सिकोड़कर एक ठंडी सांस छोड़ी। समर के चेहरे पर यह नापसंदगी देखकर उसके चमचों की नजरें तुरंत तेजस की तरफ घूम गईं। तेजस, तू क्या दांत निपोर रहा है बे? क्या तुझे कोई मुगालता है कि तू नीलगिरी अखाड़े में घुस पाएगा? एक चमचे ने तंज कसा। अरे, ये तेजस तो यहाँ बस भीड़ बढ़ाने आया है, पर ऐसे खड़ा है जैसे कोई बहुत बड़ा शूरवीर हो। समर भैया हमारे घराने का गुरूर है, और तू क्या है बे तेजस? रघुवंशी घराने के लड़के एक के बाद एक तेजस पर ताने कसने लगे। समर प्रताप ने उन्हें रोका नहीं, वह बस ठंडी और खूंखार आंखों से तेजस को घूरता रहा। इन तीखे तानों के बावजूद तेजस के चेहरे की वह मुस्कान टस से मज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। ये बेपरवाही देखकर समर अंदर ही अंदर और जल भून गया। समर की तेजस से इस खुन्नस की एक ही वजह थी, पूरे घराने में केवल तेजस ही इकलौता ऐसा था जो समर के आगे सिर नहीं झुकाता था। समर खुद को घराने का सबसे बड़ा हीरो मानता था, जिसे नीलगिरी अखाड़े में चुना जाना था। उसके हिसाब से तेजस जैसे एक मामूली लड़के को बाकी लोगों की तरह उसके पैर पूजने चाहिए थे। पर तेजस का स्वैग ही अलग था। हे, क्या पता, शायद मुझे भी नीलगिरी अखाड़े में जगह मिल जाए, तेजस ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही समर प्रताप ने हिकारत भरी हंसी हंस दी। बाकी चमचे भी ठहाके मारकर हंसने लगे और तेजस का जमकर मजाक उड़ाने लगे। तेजस बस मुस्कुराता रहा, गधों से बहस करने में उसका कोई विश्वास नहीं था। उधर अस्थि बल की परीक्षा पूरे शबाब पर थी। नीलगिरी अखाड़े का शिष्य बनने के लिए इस परीक्षा को पास करना लोहे के चने चबाने जैसा था।
बड़े बड़े दावों के साथ आए कई शूरवीरों के हौसले इस खतरनाक परीक्षा को देखकर पस्त हो चुके थे। ये बहुत कठिन था। अब तक परीक्षा दे चुके लगभग सभी लोग बाहर फेंके जा चुके थे। बमुश्किल 10 लोग ही इसे पार कर पाए थे, और वो भी बस किसी तरह घिसट घिसट कर। अगर उनका प्रदर्शन रत्ती भर भी कम होता तो वे भी बाहर का रास्ता नाप चुके होते। इस समय वो खूंखार अधेड़ आदमी अपना भारी भरकम हाथ एक लड़की के कंधे पर दबाए खड़ा था। लड़की का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था, माथे पर पसीना चमक रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अधेड़ आदमी की आंखों में रत्ती भर भी रहम नहीं था। वह उस नाजुक लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेजान पत्थर को देख रहा हो। तुम्हारा अस्थि बल एकदम रद्दी है, अयोग्य, उस आदमी ने बिना किसी भाव के सपाट स्वर में कहा। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह लगभग बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। इससे पहले कि वह अधेड़ आदमी अगले उम्मीदवार को बुलाता, उसके बगल में खड़े चोगे वाले बुजुर्ग बोल पड़े, बेटी जरा मेरे पास आना। अधेड़ आदमी ने बुजुर्ग की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। वह लड़की, जो अभी अभी निराशा के समंदर में डूब रही थी, अचानक एक उम्मीद की किरण पाकर बुजुर्ग के पास गई और आदर से सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने प्यार से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें 3 सूखी जड़ी बूटियां रखी थी। नन्ही बच्ची, अपना हाथ इन बूटियों के ऊपर रखो, बुजुर्ग ने नम्रता से कहा। लड़की ने झिझकते हुए अपना हाथ उन जड़ी बूटियों पर रख दिया। कुछ पलों बाद बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? लड़की थोड़ी डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। डरो मत, जो भी महसूस हो रहा है बेझिझक बताओ, बुजुर्ग ने हल्की सी हंसी के साथ हौसला बढ़ाया। लड़की ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हथेली में कोई बहुत ही हल्की सी ऊर्जा बह रही है। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जड़ी बूटियों को वापस अंदर रखा और संतोष से सिर हिलाया। बेटी, उन्होंने कहा, मैं आचार्य विद्याधर हूं। तुम चाहो तो हमारे अखाड़े की संजीवनी पीठ में शामिल हो सकती हो। शू। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लड़के लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरों पर हैरानी और जलन साफ झलक रही थी। लड़की खुशी से पागल हो उठी और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, ये दासी संजीवनी पीठ का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। आचार्य विद्याधर ने मुस्कुराकर उसे अपने पीछे खड़े होने का इशारा किया। भीड़ में खड़े तेजस ने ये सब देखा और उसके चेहरे की मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी। दरअसल नीलगिरी अखाड़े की प्रवेश परीक्षा 2 हिस्सों में बंटी थी। जो उस खूंखार आदमी की अस्थि बल की परीक्षा पास कर लेते थे, वे सीधे शस्त्रपीठ मार्शल मरिडियन के शिष्य बनते थे, जहां उन्हें मारकाट और युद्ध सिखाया जाता था। पर अगर कोई अस्थि बल में फेल हो जाए तो भी खेल खत्म नहीं होता था। दूसरी उम्मीद आचार्य विद्याधर की परीक्षा थी। आचार्य विद्याधर शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि कीमियागरी, पिल रिफाइनिंग औषधि और जादुई रसायन बनाने की कला की क्षमता परखते थे। अगर किसी में ये हुनर होता तो वह अखाड़े की संजीवनी पीठ का हिस्सा बन जाता था। शस्त्र पीठ न सही, संजीवनी पीठ में जाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन असलियत ये थी कि संजीवनी पीठ का शिष्य बनना शस्त्र पीठ से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। शारीरिक ताकत, अस्थि बल को तो जादुई पत्थरों और कड़े अभ्यास से थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता था, लेकिन कीमियागरी की क्षमता जन्मजात होती थी। ये या तो आपके खून में होती थी या बिल्कुल नहीं होती थी। अगली कुछ परीक्षाओं में आचार्य विद्याधर ने संजीवनी पीठ के लिए कुछ और लोगों को चुना। मजेदार बात यह थी कि ये सभी वो लोग थे जो अस्थि बल की परीक्षा में फेल हो चुके थे। हालांकि उनके दिलों में अब भी शस्त्र पीठ में जाने की ही लालसा थी, क्योंकि दुनिया में तलवार और ताकत, मार्शल आर्ट्स का ही जलवा माना जाता था। काफी देर बाद आखिरकार समर प्रताप की बारी आ ही गई। समर के चेहरे पर हमेशा वाला गुरूर था। वह एक हल्की सी छटाक भर मुस्कान के साथ उस खूंखार अधेड़ आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। दिखा दो अपना जलवा समर भैया, आप पक्का पास हो जाओगे। रघुवंशी घराने के चमचों ने पीछे से नारेबाजी शुरू कर दी। आसपास के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। जबान बंद रखो अपनी, अधेड़ आदमी ने रघुवंशी घराने के लड़कों को घूरते हुए ऐसी दहाड़ मारी कि सबकी बोलती बंद हो गई। सब डर के मारे ऐसे कांपने लगे कि सांस लेना भी भारी पड़ गया। खुद समर भी अपने इन बेवकूफ चमचों पर अंदर ही अंदर झल्ला रहा था। गधों की फौज, यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो? समर ने उन बेवकूफों को अनदेखा किया और आदर के साथ उस आदमी के सामने खड़ा रहा। उस आदमी ने अपना भारी हाथ समर के कंधे पर रखा। हाथ रखते ही समर को लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर
एक विशाल चट्टान रख दी हो। लेकिन समर घबराया नहीं, उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। कुछ पलों बाद उस आदमी ने हाथ हटाया और अपनी भारी आवाज में घोषणा की, अस्थि बल योग्य। ये सुनते ही समर के सीने में जीत का डंका बज उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुरूर बनाए रखा और हल्का सा झुककर सम्मान दिखाया। आदमी ने हाथ के इशारे से उसे अपने पीछे खड़े होने को कह दिया। वहां खड़ा होकर समर पूरे भौकाल में आ गया था। उसने तिरछी नजरों से भीड़ में खड़े तेजस को देखा और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। तेजस, मेरी किस्मत में आसमान छूना लिखा है, जबकि तू अपने उस बाप की तरह जिंदगी भर इस घराने के टुकड़ों पर ही पलेगा। समर ने मन ही मन बुदबुदाते हुए अपना जहर उगला। देखा, समर भैया पास हो गए। ये हमारे रघुवंशी घराने के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। तेजस, तू खड़ा खड़ा क्या ताक रहा है? माना तू समर भैया का चचेरा भाई है, लेकिन उनका जन्म महान बनने के लिए हुआ है। तू जा और जाकर अपने बाप का वो घिसा पिटा कारोबार संभाल। चमचों ने एक बार फिर तेजस को जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन तेजस ने महज एक स्वैग वाली मुस्कान दी और उनके तानों को हवा में उड़ा दिया। परीक्षा आगे बढ़ी। रघुवंशी घराने का एक एक करके हर लड़का आगे गया और सब के सब बुरी तरह फेल हो गए। पर उन्हें पहले से पता था कि उनकी औकात क्या है, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी किस्मत मान ली। अंत में रघुवंशी घराने से आखिरी बारी आई हमारे तेजस की। तेजस एक बिंदास मुस्कान के साथ उस खूंखार आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट का एक कतरा भी नहीं था। उस अधेड़ आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तेजस के चेहरे की वह कूल मुस्कान उससे खटक गई। उसे लगा जैसे ये लौंडा उसके रुतबे को चुनौती दे रहा है। धड़ाम, उस आदमी ने पूरी ताकत से अपना भारी भरकम हाथ तेजस के कंधे पर दे मारा। झटका इतना जोरदार था कि तेजस लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। अबे साले, तेजस ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन गाली दी, ये गधा यहाँ परीक्षा ले रहा है या कुश्ती लड़ रहा है? अध्याय 2, मृत संजीवनी काया। तेरा अस्थि बल एकदम रद्दी है, अयोग्य। उस खूंखार अधेड़ आदमी ने तेजस के चेहरे पर छाई झुंझलाहट को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपना फैसला सुना दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि यह सुनकर तेजस के चेहरे पर मायूसी की एक लकीर तक नहीं आई। इसके बजाय उसकी नजरें पास ही खड़े सौम्य स्वभाव वाले बुजुर्ग आचार्य विद्याधर पर टिक गईं। आचार्य विद्याधर अब भी अपनी वही परिचित हल्की सी मुस्कान लिए खड़े थे। तेजस अपनी जगह से टस से मज नहीं हुआ। वह बस आचार्य विद्याधर को घूरे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये बुढ़ा मुझे अपने पास बुला क्यों नहीं रहा है। तेजस को वहां से हिलता न देख उस अधेड़ आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह गुर्राया, अब यहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहा है? निकल यहां से। लेकिन तेजस ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसकी आंखें अभी भी आचार्य विद्याधर पर टिकी थीं। आखिरकार उस आदमी के सब्र का बांध टूट गया और वह दहाड़ा, बहरा है क्या तू? फौरन दफा हो जा, या फिर मैं तुझे इस पहाड़ से नीचे फेंक दूं। उस आदमी के पीछे खड़े समर प्रताप छोटा ठाकुर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वह तो दिल से यही चाहता था कि कोई तेजस को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दे। उधर आचार्य विद्याधर थोड़े उलझन में पड़ गए। ये नौजवान मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? ये सोचकर उन्होंने अनजाने में ही अपना गाल छुआ, पर वहां कुछ नहीं था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए तेजस की आवाज गूंजी, आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला रहे? ये बेबाक सवाल सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन रह गया। वह अधेड़ आदमी जो तेजस की गिरेबान पकड़ने ही वाला था, अखाड़े के बाकी शिष्य, परीक्षा देने आए लड़के और खुद आचार्य विद्याधर, सब के सब हक्के बक्के रह गए। क्या ये लौंडा पागल हो गया है? लगभग हर किसी के दिमाग में यही सवाल कौंधा और अब सब तेजस को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई अजूबा हो। पर आचार्य विद्याधर को थोड़ा मजा आने लगा। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने ऐसा अजीब और निडर नौजवान पहली बार देखा था। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, भला मैं तुम्हें अपने पास क्यों बुलाऊं? तेजस ने एकदम गंभीर होकर कहा, आचार्य, क्या आपने मेरे हुनर को पहचाना नहीं? आचार्य विद्याधर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई खास हुनर नजर नहीं आया, बेटे। तेजस के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। आचार्य, एक बार फिर से गौर फरमाएं, मुझे यकीन है आप देख लेंगे। आचार्य विद्याधर थोड़े लाचार से दिखे, पर चूंकि उनका स्वभाव बहुत शांत था, इसलिए उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने प्यार से समझाया, नौजवान दोस्त, मैं संजीवनी पीठ का आचार्य हूं और मेरे पास हुनर पहचानने की अपनी एक कला है।
पर मुझे खेद है कि मुझे तुम्हारे भीतर किमियाग्री औषधि बनाने का कोई अंश महसूस नहीं हो रहा। आचार्य विद्याधर सच कह रहे थे। वह बस एक नजर देखकर बता सकते थे कि किसी में ये हुनर है या नहीं। और उन्हें पूरा यकीन था कि तेजस के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। तेजस ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, आचार्य, थोड़ी देर पहले आपने जो 3 जड़ी बूटियां निकाली थीं, वे हिम नक्षत्र बूटी, तुषार कमल और जल वृक्ष मूल थीं। मुझे लगता है कि मैंने उनके एकदम सही नाम बताए हैं। ये सुनते ही आचार्य विद्याधर की आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक दौड़ गई। तुम इन दुर्लभ बूटियों को पहचानते हो? आचार्य ने चौंकते हुए पूछा। तेजस ने बड़ी शालीनता से सिर हिलाया, भले ही मेरी उम्र कम है, लेकिन जड़ी बूटियों को पहचानने का थोड़ा बहुत ज्ञान तो मैं रखता ही हूँ। अब आचार्य विद्याधर की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। उन्होंने हाथ हिलाकर तेजस को अपने पास बुला लिया। ये देखकर उस अधेड़ आदमी ने तेजस को भगाने का इरादा छोड़ दिया। उसने तेजस को एक गहरी नजर से देखा और फिर वापस बाकी लड़कों की हड्डियां तोड़ने, परीक्षा लेने में लग गया। लेकिन तेजस के इस भौकाल ने सबका ध्यान खींच लिया था, खासकर समर प्रताप का। हाँ, देखता हूं तू क्या तीर मार लेता है, तेजस। समर ने मन ही मन दांत पीसते हुए सोचा। भले ही तेजस ने एक झटके में बूटियों के नाम बताकर सबको चौंका दिया था, पर समर को कतई यकीन नहीं था कि सिर्फ नाम रट लेने से कोई नीलगिरी अखाड़े का शिष्य बन सकता है। तेजस ने आदर के साथ आचार्य विद्याधर के सामने झुककर प्रणाम किया। शिष्य तेजस आचार्य को नमन करता है। आचार्य विद्याधर की आंखें फैल गईं। अरे भाई, तुम अभी तक हमारे अखाड़े के शिष्य बने नहीं हो। तेजस ने सिर उठाया और पूरे आत्मविश्वास से बोला, आपकी पारखी नजर मुझे खाली हाथ कैसे जाने देगी। आचार्य विद्याधर के होंठ फड़क उठे। उन्होंने आज तक इतना मुंहफिट और अति आत्मविश्वासी लड़का नहीं देखा था। वे अपनी आंखें घुमाकर रह गए। तेजस, आचार्य ने समझाया, संजीवनी पीठ में जाने के लिए तुम्हारे अंदर किमियाग्री का जन्मजात हुनर होना जरूरी है। सिर्फ 4-5 बूटियों के नाम रट लेने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ चमत्कारी दिखाना होगा। ये कहते हुए आचार्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वे तीनों सूखी और बेजान जड़ी बूटियां वापस उनकी हथेली पर प्रकट हो गईं। अपना हाथ इन पर रखो, आचार्य ने कहा, हालांकि उन्हें तेजस से रत्ती भर भी कोई उम्मीद नहीं थी। किमियाग्री का हुनर परखने का मतलब था उस व्यक्ति और जड़ी बूटियों के बीच का सूक्ष्म जुड़ाव देखना। अगर बूटियां उस इंसान की ऊर्जा पर कोई प्रतिक्रिया देती हैं, तो मतलब हुनर है। नहीं देती, तो इंसान एकदम साधारण है। आचार्य की नजर में तेजस एकदम साधारण था। रही बात बूटियों के नाम जानने की, तो आचार्य को लगा कि शायद ये कोई तुक्का या इत्तेफाक था। आखिरकार, ये बूटियां कोई ऐसा रहस्य तो थी नहीं जो किसी को पता ही न हो। निर्देश के अनुसार तेजस ने अपना हाथ उन 3 सूखी बूटियों के ऊपर रख दिया। उसके होठों के कोनों पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। 1 पल बीता, 2 पल बीते, बूटियों में कोई हलचल नहीं हुई। आचार्य विद्याधर मुस्कुराए। उन्हें कोई निराशा नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कोई उम्मीद बांधी ही नहीं थी। पर जैसे ही आचार्य कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाले थे, अचानक वे सूखी, बेजान और मुरझाई हुई बूटियां ऐसे फड़कने लगी मानो उनमें कोई जादुई जान फूंक दी गई हो। वे आचार्य की हथेली पर बाकायदा कांप रही थीं। यह क्या है? आचार्य विद्याधर हक्के बक्के रह गए। वहीं तेजस के चेहरे की वह मुस्कान अब एक विजयी मुस्कान में बदल चुकी थी। जो 3 बूटियां पूरी तरह सूख चुकी थीं, जिनकी सारी जीवन ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, वे अब पुनर्जीवित हो रही थीं। उनमें से जीवन की एक हल्की सी हरी आभा निकल रही थी और इसी ऊर्जा के कारण वे कांप रही थीं। आचार्य विद्याधर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अविश्वास से तेजस को ऐसे घूर रहे थे जैसे सामने कोई भूत खड़ा हो। आचार्य के पीछे खड़े बाकी चुने हुए शिष्य भी यह चमत्कार देखकर सन्न थे। उस खूंखार अधेड़ आदमी ने भी यह नजारा देखा और उसकी आंखों में भी गहरा अचरज छा गया। उसने तेजस को अब एक अलग ही नजर से देखा। ये देखकर समर प्रताप की भौहें भी तन गईं और उसका चेहरा हैरानी और जलन से पीला पड़ गया। पर वहां सबसे ज्यादा अगर कोई बौराया हुआ था, तो वो थे आचार्य विद्याधर। एक महाकीमियागर होने के नाते वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनकी आंखों के सामने अभी क्या घटा है। मृत संजीवनी। यह मृत संजीवनी काया का साक्षात प्रमाण है। आचार्य विद्याधर की आवाज कांप रही थी। वे तेजस को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा मिल गया हो। क्या बात है! साक्षात मृत संजीवनी काया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मुझे इतना अति दुर्लभ शरीर देखने को मिलेगा।
आचार्य विद्याधर खुशी से पागल हुए जा रहे थे। इस पूरे ड्रामे के बीच तेजस एकदम शांत और शालीन खड़ा था। आचार्य की इन भारी भरकम तारीफों का उस पर कोई घमंड भरा असर नहीं दिखा। उसके चेहरे पर बस वही आत्मविश्वास से भरी हल्की मुस्कान थी। आचार्य के इन शब्दों ने आसपास खड़े हर इंसान की नजर में तेजस का रुतबा रातों रात आसमान पर चढ़ा दिया। भले ही उन्हें मृत संजीवनी काया का मतलब कतई समझ नहीं आया था, पर आचार्य की यह खुशी देखकर वे समझ गए थे कि तेजस ने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आचार्य विद्याधर ने लगभग हड़बड़ाते हुए तेजस से कहा, तुम्हारा नाम तेजस है ना? बेटे तेजस, क्या तुम संजीवनी पीठ में मेरे खास शिष्य बनना स्वीकार करोगे? ये कहते हुए वे बड़ी बेचैनी से तेजस की तरफ देखने लगे, मानो डर रहे हो कि कहीं ये लौंडा मना न कर दे। तेजस ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा। जाहिर सी बात है, वह यहाँ समर प्रताप और बाकी चमचों के साथ पिकनिक मनाने नहीं आया था। वह यहाँ नीलगिरी अखाड़े का शिष्य बनने ही आया था। अद्भुत! तुम्हारे पास मृत संजीवनी काया है, एक ऐसा हुनर जो सदियों में किसी एक के पास होता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कीमियागरी की दुनिया में तहलका मचा दोगे। आचार्य विद्याधर ने अति उत्साह में तेजस की पीठ थपथपाई। तेजस ने मन ही मन एक हल्की सी जम्हाई ली। ये सब डायलॉग मैं पिछले जन्म में इतनी बार सुन चुका हूं कि अब पक गया हूं। आचार्य ने कहा, अभी के लिए तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ। ये परीक्षा खत्म होते ही मैं तुम्हें सीधे संजीवनी पीठ ले चलूंगा। जी आचार्य, तेजस ने कहा और जाकर आचार्य के पीछे खड़े अन्य शिष्यों के साथ खड़ा हो गया। ये वे होनहार शिष्य थे जिन्हें आचार्य ने चुना था, पर अब वे सब तेजस को भयानक ईर्ष्या और हैरानी से घूर रहे थे। भीड़ में खड़े रघुवंशी घराने के जो लड़के फेल हो चुके थे, उनके तो जैसे तोते उड़ गए थे। ये हो क्या रहा है भाई? ये तेजू, मतलब तेजस बिना कुछ किए नीलगिरी अखाड़े का शिष्य कैसे बन गया? उन रघुवंशी लड़कों के चेहरे शर्म से लाल हो चुके थे। उन्हें याद आ रहा था कि कुछ देर पहले ही वे तेजस का कैसा गंदा मजाक उड़ा रहे थे। अब उनका मन कर रहा था कि धरती फटे और वे उसमें समा जाएं। कितनी घोर बेइज्जती! उधर समर प्रताप का चेहरा किसी अमावस्या की रात जैसा काला पड़ चुका था। वह तेजस को घूर रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस तेजस को वह हमेशा अपने जूते की नोक पर रखता था, वह उसी की तरह नीलगिरी अखाड़े का शिष्य बन जाएगा। सही खेला तूने तेजस। मुझे नहीं पता था कि तेरे पास ये मृत संजीवनी वाला कोई ड्रामा है। इस बार तेरी किस्मत ने तेरा साथ दे दिया। तू संजीवनी पीठ में गया है, पर मैं शस्त्र पीठ का योद्धा हूं जो हमेशा तुझसे ऊंचा रहेगा। तू आज भी मेरे पैरों की धूल ही है। समर प्रताप ने अपने गुरूर को दिलासा देते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। जैसे समर की इस जहरीली नजर का एहसास तेजस को हो गया हो, उसने अपनी गर्दन घुमाई और सीधा समर की आंखों में देखा। समर के होठों पर एक ठंडी, जानलेवा और डरावनी मुस्कान आ गई। तेजस ने बस हाँ किया और उस मूर्खों की तरह दांत निपोरते समर से अपनी नजरें हटा ली। इधर परीक्षा अभी भी जारी थी। अचानक उस खूंखार अधेड़ आदमी को एक ऐसा नौजवान मिल गया जिसका अस्थि बल एकदम लाजवाब था। वहां एक बार फिर कोहराम मच गया। ये हंगामा बिल्कुल वैसा ही था जैसा तेजस के चमत्कार के वक्त हुआ था। तेजस ने एक नजर उस नए लड़के पर डाली। वह दिखने में काफी गभरू, छरहरा और बहुत ही सजीला था। लड़का वाकई बहुत हैंडसम था। ठीक ठाक शक्ल है लौंडे की, पर मेरे जितना डैशिंग नहीं है, तेजस ने मन ही मन खुद की तारीफ करते हुए सोचा। जहां तक उस लड़के के बेहतरीन अस्थि बल का सवाल था, तेजस को रत्ती भर भी अचरज नहीं हुआ। तेजस के लिए ये क्षमता कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं थी। अपने पिछले जीवन में उसने ऐसे लाखों तीसमारखां देखे थे। हाँ, सच्चाई यही थी। तेजस इस शरीर का असली मालिक था ही नहीं। आज से ठीक 10 दिन पहले तेजस की आत्मा ने इस अनजान शरीर में आंखें खोली थी। तेजस को अच्छी तरह याद था कि वह सिद्ध रसायन तपोभूमि का सबसे बड़ा जीनियस था। इतिहास का सबसे कम उम्र का औषधि सम्राट। एक ऐसा महान कीमियागर जिसकी शक्तियां और दवाएं बनाने की कला लोगों की समझ से परे थी। लेकिन जब वह जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ने वाली एक परम शक्तिशाली औषधि बनाने की कोशिश कर रहा था, तब एक भयानक हादसा हो गया। उसकी महाकड़ाही में एक प्रलयनकारी विस्फोट हुआ और तेजस की आत्मा शरीर से अलग होकर ब्रह्मांड में बिखर गई। भगवान जाने कितने युगों या सालों बाद तेजस ने इस नए शरीर में होश संभाला था। और यह किस्मत का खेल था या इत्तेफाक, इस शरीर के असली मालिक का नाम भी तेजस ही था। उसने अपना वह अजेय रुतबा, अपनी सारी शूरवीरता और अपनी वह चमकती हुई दुनिया खो दी थी।
लेकिन तेजस पूरी तरह से खाली हाथ नहीं था। उसके दिमाग में आज भी कीमियागरी एल्केमी का वह असीमित और अजेय ज्ञान आबाद था। एक बार फिर से उसी शिखर पर पहुंचने के लिए, एक बार फिर से उस जीवन मृत्यु को जीतने वाली औषधि को बनाने के लिए तेजस को शून्य से शुरुआत करनी थी। और यह नीलगिरी अखाड़ा उसके इस नए और प्रचंड सफर का पहला पड़ाव था। अध्याय 3, मुफ्त की रोटियां और मौत का इंतजार। तेजस एक विशाल पेड़ के तने से पीठ टिकाए अपनी आधी खुली आंखों से वादियों का नजारा ले रहा था। उसके हाथ में एक रसीला फल था जिसे वह बड़े मजे से कुतर रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया भर का सुकून था, मानो उसे किसी बात की कोई फिक्र ही ना हो। नीलगिरी अखाड़े में आए हुए तेजस को अब पूरा 1 महीना बीत चुका था और वह यहाँ के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। जैसा कि सबको पता है, नीलगिरी अखाड़ा 2 हिस्सों में बंटा था, संजीवनी पीठ जादुई औषधियां बनाने वालों का अड्डा और शस्त्र पीठ लड़ाकों और योद्धाओं का अखाड़ा। जाहिर है, अपनी मृत संजीवनी काया के कारण तेजस संजीवनी पीठ का हिस्सा था। लेकिन वह अभी अखाड़े का पक्का फॉर्मल शिष्य नहीं था, वह बस एक कनिष्ठ साधक अप्रेंटिस था। कनिष्ठ साधक होना क्या भला है? असल में संजीवनी पीठ में कदम रखने वाले हर नए लौंडे को शुरुआत कनिष्ठ साधक के तौर पर ही करनी पड़ती थी। जब तक वे अपनी योग्यता परीक्षा पास नहीं कर लेते, तब तक उन्हें अखाड़े का पक्का शिष्य नहीं माना जाता था। एक कनिष्ठ साधक को खुद को साबित करने के लिए पूरे 5 साल मिलते थे। हर साल एक परीक्षा होती थी। अगर कोई लगातार 5 सालों तक फेल होता रहा तो उसे नीलगिरी अखाड़े से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता था और अखाड़े के छोटे मोटे मजदूरी वाले कामों में झोंक दिया जाता था। यानी हर कनिष्ठ साधक के पास पक्का शिष्य बनने के 5 मौके होते थे। पक्का शिष्य बनने के बाद ही उन्हें अखाड़े के गुप्त खजाने, दुर्लभ जड़ी बूटियों और बड़े गुरुओं का ज्ञान मिल सकता था। पर हमारा तेजस पिछले 1 महीने से इस बंदे ने धूप सेंकने और आराम फरमाने के अलावा एक तिनका तक नहीं तोड़ा था। जो लड़के लड़कियां तेजस के साथ ही कनिष्ठ साधक बने थे, वे दिन रात औषधि वाटिका में घुसकर बूटियों का ज्ञान रट रहे थे। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ तेजस पहले दिन वाटिका में बस एक चक्कर लगाने गया था और उसके बाद उसने वहां पलटकर भी नहीं देखा। तेजस का यह अतरंगी और आलसी रवैया 3000 कनिष्ठ साधकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे हिकारत की नजर से देखते थे। सबका यही मानना था कि यह निकम्मा बस यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है, इसके अंदर कोई आग नहीं है और इसका अखाड़े से बाहर फेंका जाना एकदम तय है। लेकिन तेजस को दुनिया की इस बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज सुबह आराम से टहलता और अक्सर दोपहर तक घोड़े बेचकर सोता रहता। सच तो ये था कि तेजस आलसी नहीं था, उसे कुछ भी पढ़ने या सीखने की जरूरत ही नहीं थी। पिछले जन्म में वह औषधि सम्राट रह चुका था। दुनिया भर के महाकीमियागर उसके सामने पानी भरते थे। उस महान ज्ञान के आगे ये कनिष्ठ साधक का रुतबा तो उसके लिए किसी बच्चों के खेल जैसा था। रही बात औषधि वाटिका की, तो पहले ही दिन उस एक चक्कर में तेजस ने वाटिका की हर एक बूटी को सूंघकर पहचान लिया था। उसे दोबारा वहां जाने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तेजस के हिसाब से उसे बस मजे करने थे और योग्यता परीक्षा वाले दिन का इंतजार करना था। तेजस, तुम फिर से यहाँ पड़े पड़े समय बर्बाद कर रहे हो। अचानक एक मीठी लेकिन झुंझलाई हुई आवाज गूंजी। एक सादे कपड़ों वाली लड़की पीछे से पैर पटकते हुए चली आ रही थी। ये नंदिनी थी। नंदिनी भी उसी दिन कनिष्ठ साधक बनी थी जिस दिन तेजस बना था। पूरे अखाड़े में वह उन गिने चुने लोगों में से थी जिनकी तेजस से अच्छी बनती थी। नंदिनी तेजस के पास आकर खड़ी हो गई। उसे इस तरह नवाबों की तरह पसरा हुआ देखकर नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेजस, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम वो परीक्षा कभी पास नहीं कर पाओगे। क्या तुमने कसम खा रखी है कि तुम अपने ये 5 साल कनिष्ठ साधक बनकर ही सड़ा दोगे? नंदिनी ने उसे फटकार लगाते हुए कहा। उसके चेहरे पर तेजस की इस लापरवाही को लेकर गहरी चिंता थी। नंदिनी का यह उबला हुआ चेहरा देखकर तेजस को बड़ी हंसी आई। वह अपनी जगह पर ही ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे नंदिनी मैडम, इतनी आफत क्यों मचा रखी है? अभी तो आए हुए 1 ही महीना हुआ है। बहुत समय पड़ा है अपने पास। ये सुनकर नंदिनी का मन किया कि वह तेजस का गला घोंट दे। तुम्हें अंदाजा भी है कि वह परीक्षा कितनी खतरनाक होती है। हमारे कई वरिष्ठ सीनियर्स 2-3 बार फेल हो चुके हैं। अगर तुम ऐसे ही पेड़ के नीचे सोते रहे तो 10 मौके मिलने पर भी पास नहीं हो पाओगे। नंदिनी ने हताशा से सिर पीटते हुए कहा।
तेजस आराम से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो पहली परीक्षा में खुद ही देख लेना। मुझे तो लगता है मेरी नन्ही साधक नंदिनी की मेहनत की जरूरत तुम्हें है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पक्का शिष्य बन जाऊं और तुम यही कनिष्ठ साधक बनकर घास छीलती रह जाओ। नंदिनी अविश्वास से तेजस को घूरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। नंदिनी को तेजस से बड़ी निराशा हुई। माना कि इस लड़के के पास मृत संजीवनी काया जैसा दुर्लभ हुनर था, पर यह इतना लापरवाह था कि इसने कभी किसी जड़ी बूटी की किताब तक खोलकर नहीं देखी थी। नंदिनी को कतई यकीन नहीं था कि यह लड़का परीक्षा पास कर पाएगा। जाओ, जो मर्जी आए करो। आज के बाद मैं तुम्हें समझाने नहीं आऊंगी। नंदिनी ने गुस्से से अपना पैर पटका और वहां से झंझनाती हुई चली गई। तेजस फिर से हंस पड़ा और उसने वापस पेड़ के नीचे झपकी लेने का मन बनाया ही था कि उसे दूर से आचार्य विद्याधर आते हुए दिखाई दिए। तेजस बेटे, तुम्हारा यह उदास रवैया तुम्हारी मृत संजीवनी काया के साथ बिल्कुल न्याय नहीं कर रहा है। आचार्य विद्याधर की आवाज में गहरी चिंता और दुख था। वे अभी तेजस तक पहुंचे भी नहीं थे कि उनके शब्द पहले ही आ गए। तेजस एकदम भौचक्का रह गया। उदास रवैया? मैं तो यहाँ फुल ऐश कर रहा हूँ, इन्हें मेरे चेहरे पर उदासी कहाँ से दिख गई? आचार्य विद्याधर पास आए और उन्होंने तेजस को बड़ी लाचारी और अपराध बोध से देखा। दरअसल आचार्य को लग रहा था कि तेजस डिप्रेशन में है। आचार्य ने तेजस जैसे हीरे को खोजा था और उससे बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए जब तेजस दिन भर कुछ नहीं करता था और सबसे कटा कटा रहता था, तो आचार्य को लगा कि यह लौंडा सदमे में है। आचार्य विद्याधर तेजस को सीधे संजीवनी पीठ के प्रधान आचार्य के पास ले गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि तेजस की मृत संजीवनी काया देखकर प्रधान आचार्य कोई अपवाद एक्सेप्शन करेंगे और तेजस को सीधे अखाड़े का पक्का शिष्य बना देंगे। लेकिन उस अड़ियल प्रधान आचार्य ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि भले ही कोई कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, नियम सबके लिए बराबर है। अगर तेजस इतना ही होनहार है तो उसे बाकी कनिष्ठ साधकों की तरह ही शुरुआत करनी होगी ताकि वह और निखर सके। आचार्य विद्याधर ने बहुत मिन्नतें की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार विद्याधर सिर्फ एक साधारण आचार्य थे, उनका रुतबा इतना बड़ा नहीं था कि वे प्रधान आचार्य का फैसला बदल सके। इस बात को लेकर आचार्य विद्याधर के मन में तेजस के प्रति गहरा अपराधबोध बैठ गया था। उन्हें लगा कि तेजस इसी नाइंसाफी की वजह से निराश हो गया है और उसने अपनी किस्मत से हार मानकर पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि तेजस को इस बात का रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो मजा आ रहा था, पर बेचारे नेकदिल आचार्य विद्याधर पिछले 1 महीने से इसी ग्लानि में घुट रहे थे। तेजस ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है आचार्य जी? आप इतने थके हारे और परेशान क्यों लग रहे हैं? तेजस की यह मुस्कान देखकर आचार्य का दिल और भर आया। बेचारा बच्चा अंदर से खून के घूंट पी रहा है, फिर भी मेरे सामने झूठी मुस्कान ओढ़े हुए है। कितनी तकलीफ में होगा मेरा तेजस। तेजस, आचार्य ने बड़े ही भावुक स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में नाइंसाफी को लेकर बहुत गुस्सा है, पर प्रधान आचार्य का फैसला। मेरे हाथ बंधे हुए हैं बेटे, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। कड़ी मेहनत करो ताकि तुम जल्द से जल्द वो परीक्षा पास करके पक्के शिष्य बन सको। इस तरह खुद को बर्बाद मत करो। आचार्य नहीं चाहते थे कि तेजस जैसा हीरा यूं ही मिट्टी में मिल जाए। तेजस अपनी हंसी बमुश्किल रोक पाया और बोला, आचार्य जी, आपकी इस चिंता के लिए मैं आपका आभारी हूं। पर सच मानिए, मेरे दिल में कोई गुस्सा या निराशा नहीं है, और न ही मैंने हार मानी है। जहां तक उस परीक्षा का सवाल है, मेरे पास एक पक्की योजना है। तेजस ने आंख मारते हुए कहा। आचार्य विद्याधर ने एक गहरी सांस छोड़ी और अचानक उनके स्वर में गुस्सा झलकने लगा। वह प्रधान आचार्य दूसरों के हुनर से जलता है। अगर पीठ के मुखिया की ही यह सोच रहेगी तो हमारी संजीवनी पीठ का क्या खाक उद्धार होगा? तेजस चुप रहा। वह कोई बेवकूफ नहीं था, उसे आचार्य की बातों में प्रधान आचार्य के प्रति छिपी गहरी नफरत साफ सुनाई दे रही थी। आचार्य जी, दीवारों के भी कान होते हैं। जरा संभल कर, तेजस ने मुस्कुराते हुए चेतावनी दी। पर आचार्य विद्याधर आज रुकने वाले नहीं थे। वे भड़कते हुए बोले, प्रधान आचार्य की सोच एकदम छोटी है। वह संजीवनी पीठ में किसी भी नए और ताकतवर हुनर को उभरते हुए नहीं देख सकता। उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसकी कुर्सी न छीन ले।
उसकी इसी घटिया राजनीति की वजह से तो नीलगिरी अखाड़े में हमारी संजीवनी पीठ का रुतबा दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तेजस हंसा, अरे आचार्य जी, इतना जहर दिल में रखेंगे तो आपका ही हाजमा खराब होगा। तेजस का ये चिल अंदाज देखकर आचार्य विद्याधर की भौहें तन गईं। जिस लड़के को सबसे ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, वो इतना चाहक कैसे रहा है। तेजस, तुम उस अति दुर्लभ मृत संजीवनी काया के मालिक हो। सिर्फ एक कनिष्ठ साधक बने रहना तुम्हारी शान के खिलाफ है। पर नियम बहुत सख्त हैं। अगर तुम 5 साल में पास नहीं हुए तो तुम्हारी उस जादुई काया के बावजूद तुम्हें यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। मेरी बात मानो, इस मौके को मत गंवाओ, आचार्य ने एक पिता की तरह समझाया। आचार्य विद्याधर के चेहरे पर यह सच्ची फिक्र देखकर तेजस ने अपनी मुस्कान समेट ली और एकदम गंभीर हो गया। आचार्य जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी पहली ही परीक्षा में यह अखाड़ा फतह कर लूंगा। तेजस ने एक ऐसे अटल आत्मविश्वास के साथ कहा कि वहां की हवा भी भारी हो गई। थोड़ी देर पहले नंदिनी की तरह अब आचार्य विद्याधर भी तेजस को अविश्वास से घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के अंदर इतना गुरूर कहां से आ रहा है। यह अब आत्मविश्वास नहीं बल्कि अहंकार लग रहा था। कनिष्ठ साधक से पक्का शिष्य बनना कोई हलवा नहीं था। यह परीक्षा बहुत खूंखार होती थी। आज अखाड़े में मौजूद 3000 कनिष्ठ साधकों में से ज्यादातर लोग एक से ज्यादा बार फेल हो चुके थे। कई तो 3-3 बार मुंह की खा चुके थे। यहां तक कि नीलगिरी अखाड़े के इतिहास में जिस सबसे बड़े जीनियस ने ये परीक्षा पास की थी, उसे भी 2 मौके लगे थे। और ये लौंडा कह रहा है कि यह पहली ही बार में पास हो जाएगा। ये बात सुनने में किसी गप्पेबाज के भद्दे मजाक जैसी लग रही थी। इससे पहले कि आचार्य विद्याधर तेजस के इस अहंकार पर उसे जमकर फटकार लगाते, अचानक पूरी संजीवनी पीठ में एक भारी घंटे की गूंज सुनाई दी। ढा ढा। ये घंटा सुनते ही तेजस का चेहरा एकदम उतर गया, मानो किसी ने उसे करेले का जूस पिला दिया हो। आचार्य विद्याधर बोले, रसायन दीक्षा का सत्र शुरू होने वाला है, तुम्हें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। संजीवनी पीठ में हर महीने 2 बार ये रसायन दीक्षा पिलरे क्लास लगती थी, 1 महीने के बीच में और एक आखिरी दिन। ये क्लास खास तौर पर उन 3000 कनिष्ठ साधकों के लिए होती थी। और नियम एकदम कड़क था, हर कनिष्ठ साधक का इस क्लास में आना अनिवार्य कंपलसरी था। अगर किसी ने बंक मारने की जुर्रत की तो उसे भयानक सजा मिलती थी। और अगर कोई लगातार 3 बार गायब रहा तो उसे सीधे नीलगिरी अखाड़े से बाहर निकाल दिया जाता था। तेजस महीने के बीच वाली क्लास में गया था और वहां वह बीच लेक्चर में इतनी जोर से खर्राटे मारकर सोया था कि पूरी क्लास में हड़कंप मच गया था और सबने उसका खूब मजाक उड़ाया था। तेजस के लिए ऐसे घिसे पिटे लेक्चर सुनना समय की घोर बर्बादी थी। उसे तो पहले से ही ब्रह्मांड का सारा ज्ञान था, लेकिन अखाड़े के नियम पत्थर की लकीर थे। अगर वह नहीं गया तो नतीजे बुरे हो सकते थे। तेजस ने एक बेहद रोनी और दयनीय सूरत बनाई और आचार्य विद्याधर के सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया, आचार्य जी, क्या मेरा वहां जाना सच में इतना जरूरी है? क्या मैं छुट्टी नहीं ले सकता? आचार्य विद्याधर ने उसे घूर कर देखा और सख्त आवाज में बोले, बिल्कुल जरूरी है। रसायन दीक्षा में जाना ही होगा। अगर तुमने बंक मारने की सोची भी ना तो मैं खुद तुम्हें घसीटते हुए वहां लेकर जाऊंगा। अपने होठों को सिकोड़ते हुए तेजस भारी कदमों से उस बोरिंग क्लास की तरफ चल पड़ा। उसका रत्ती भर भी मन नहीं था। तेजस को यूं झूमते लड़खड़ाते हुए जाते देख आचार्य विद्याधर का मन तो किया कि कसकर एक चपत लगाएं, पर फिर तेजस के साथ हुई नाइंसाफी याद आए और वे बस एक ठंडी आह भरकर रह गए। दीक्षा स्थल की तरफ कई कनिष्ठ साधकों की भीड़ जा रही थी। तेजस सबसे आखिर में लटकता झटकता पहुंचा, जब तक लगभग सारे लोग अपनी जगह ले चुके थे। वह विशाल रसायन मंच छात्रों से खचाखच भरा था और हमारा हीरो तेजस सबसे लेट लतीफ एंट्री मारने वाला आखिरी बंदा था। अध्याय 4, भरी महफिल में खर्राटे। दीक्षा स्थल पिलरे पर तेजस की लेट लतीफ एंट्री ने कई कनिष्ठ साधकों का ध्यान खींच लिया। अरे जल्दी देख, वह तेजस ही है ना? हाँ भाई, वही है। भले ही यह महाआलसी है, पर रसायन दीक्षा बंद करने की हिम्मत इसमें भी नहीं है। हे, पिछली बार तो ये बीच क्लास में ही घोड़े बेचकर सो गया था। देखते हैं आज क्या नया तमाशा खड़ा करता है। अरे छोड़ो यार, वो लौंडा बस यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है। सुना है उसके पास मृत संजीवनी काया है। हाँ, ऐसे हुनर का क्या अचार डालना है जब बंदे में मेहनत करने का मादा ही न हो। कुछ दिन में गुमनामी के अंधेरे में दफन हो जाएगा ये।
चारों तरफ से आ रहे इन तानों और फुसफुसाहटों के बावजूद तेजस एकदम मस्त मौला की तरह चल रहा था। उसे इन बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तेजस, यहां आओ। थोड़ी दूरी पर बैठी नंदिनी ग्लू शॉकिंग ने हाथ हिलाकर तेजस को जल्दी आने का इशारा किया। तेजस मुस्कुराया और आराम से चलते हुए नंदिनी के बगल वाली खाली जगह पर बैठ गया। नंदिनी ने उसे हल्की सी डांट लगाते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? अगर आचार्य के आने के बाद तुम यहाँ न होते तो तुम्हारी गैर हाजिरी लग जाती। तेजस ने हंसते हुए कहा, रास्ते में मुझे आचार्य विद्याधर मिल गए थे, उन्हीं ने बातों में उलझा लिया। देखो मैं लेट कहाँ हूँ, आ तो गया समय पर। इससे पहले कि नंदिनी कुछ और कहती, उनके बगल में बैठा एक लड़का अचानक ताना मारते हुए बोला, तुम्हारे आने या न आने से क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर में तुम्हें यहाँ आकर भी सोना ही है। ये सुनकर तेजस तो बस मुस्कुरा कर रह गया, पर नंदिनी का खून खौल उठा। उसने उस लड़के को गुस्से से घूरा। तुम्हारा क्या मतलब है, सूरज भान? नंदिनी ने उस लड़के से तीखे स्वर में पूछा। तेजस ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे छोड़ो नंदिनी, सूरज भाई ने जानबूझकर थोड़े ही कहा है। किसे पता था कि सूरज भान सनहाव को तेजस की इस नरमी की कोई कद्र नहीं होगी। उसने उल्टा मुंह सिकोड़ते हुए तेजस को हिकारत से देखा। पूरी संजीवनी पीठ जानती है कि तू, तेजस, एक निकम्मा और मुफ्तखोर इंसान है। इतनी अच्छी काया होने के बावजूद तेरे अंदर आगे बढ़ने की कोई आग नहीं है। पिछली बार रसायन दीक्षा में तू सोते हुए पकड़ा गया था। मुझे तो तेरे जैसे इंसान के बगल में बैठने में भी शर्म आ रही है। सूरज भान ने नफरत से कहा। इतना बोलकर सूरज भान उठा और दूर जाकर एक एकांत जगह पर बैठ गया। नंदिनी गुस्से से पागल हो रही थी, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तेजस ने प्यार से नंदिनी के कंधे पर हाथ रखा। अरे शांत हो जा, जब मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा तो तू क्यों खौल रही है? तेजस ने हंसते हुए कहा। नंदिनी ने झटके से अपना सिर घुमाया और तेजस को घूरते हुए बोली, तुम गुस्सा क्यों नहीं होते, तेजस? क्या तुम्हें सच में अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह मुफ्त की रोटियां तोड़कर गुजारनी है? तुम्हारे पास इतना गजब का हुनर है, फिर तुम कुछ मेहनत क्यों नहीं करते? नंदिनी के चेहरे के भाव देखकर तेजस समझ गया कि वह सच में उसके लिए बहुत परेशान है। तेजस ने अपनी हंसी रोकी और एकदम गंभीर होकर पूरी ईमानदारी से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं वह योग्यता परीक्षा पक्का पास कर लूंगा। नंदिनी ने एक भारी सांस छोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात पर यकीन करे या अपना माथा पीट ले। उसने आगे कुछ नहीं कहा। ठीक उसी समय दीक्षा स्थल पर दर्जनों लड़कों का एक झुंड शान से चला आ रहा था। सबने कनिष्ठ साधकों वाले कपड़े पहने थे, लेकिन उनका रुतबा एकदम भौकालिक था। खास तौर पर उस झुंड के आगे चलने वाले लड़के का जलवा तो देखते ही बन रहा था। कई कनिष्ठ साधक उसे देखकर आदर से रास्ता छोड़ रहे थे। विक्रम भैया, आपकी पुरानी जगहें हमने पहले ही रोक रखी हैं, कुछ कनिष्ठ साधकों ने मक्खन लगाते हुए उस नौजवान से कहा। ये कुंवर विक्रम कांग लू था। विक्रम के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और दीक्षा स्थल की सबसे आगे और सबसे बेहतरीन जगह पर जाकर आराम से बैठ गया। विक्रम के साथ आए उसके चमचे भी उसके आसपास बैठ गए। उन्होंने क्लास की सबसे वीआईपी जगहें कब्जा ली थीं, लेकिन वहां मौजूद 3000 साधकों में से किसी ने चू तक नहीं की। बल्कि कईयों को तो यही लग रहा था कि विक्रम का वहां बैठना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिर वह कुंवर विक्रम था। आज मौजूद 3000 कनिष्ठ साधकों में विक्रम इकलौता ऐसा नाम था जिसे लेकर सबको पूरा यकीन था कि वह इस बार योग्यता परीक्षा पास करके पक्का शिष्य बन जाएगा। हालांकि वह पहले 2 बार फेल हो चुका था, लेकिन दोनों ही बार वह बस 1-2 नंबरों से चूका था। दूसरी बार तो वह पास होते होते रह गया था। अगर संजीवनी पीठ के नियम इतने कड़क न होते तो विक्रम अब तक पक्का शिष्य बन चुका होता। ये तीसरी परीक्षा थी जो कुछ ही दिनों में होने वाली थी, और विक्रम का पास होना लगभग तय था। इसलिए कनिष्ठ साधकों के बीच उसका रुतबा किसी डॉन जैसा था और उसके पीछे चमचों की फौज घूमती थी। विक्रम के आते ही जो दीक्षा स्थल मछली बाजार बना हुआ था, वहां एकदम सन्नाटा छा गया। जो लोग बात भी कर रहे थे, उन्होंने अपनी आवाज फुसफुसाहट में बदल ली। किसी की भी विक्रम को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम पालथी मारकर बैठा, उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की मुद्रा में आ गया। उसके थोड़े पतले चेहरे पर एक कठोरता छाई हुई थी। विक्रम भैया, इस बार जो नए साधक आए हैं, उनमें एक लड़का है जिस पर नजर रखनी चाहिए, विक्रम के पास बैठे एक चमचे ने फुसफुसाते हुए कहा।
विक्रम ने अपनी आंखें बिना खोले ही बेरुखी से पूछा, कौन है वो? चमचे ने जवाब दिया, उस लौंडे का नाम तेजस है। प्रवेश परीक्षा के दौरान पता चला कि उसके पास मृत संजीवनी काया है। यह सुनकर विक्रम के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी और दिलचस्पी दिखाई दी। यह बातें पास ही बैठा एक और लड़का सुन रहा था। वह हिकारत भरी हंसी हंसते हुए विक्रम से बोला, विक्रम भैया, मैं भी जानता हूं उस तेजस को। माना कि उसका हुनर अच्छा है, पर लौंडे में कोई दम नहीं है। 1 महीने से यहाँ है, बस एक दिन औषधि वाटिका गया था। और पिछले महीने की रसायन दीक्षा में वह बीच क्लास में ही सो गया था। ऐसे निकम्मे पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर विक्रम हंसा और बोला, अच्छा, तो ये तेजस वही नमूना है जो पिछली क्लास में सो गया था। फिर तो बात ही खत्म। ऐसे कचरे पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर विक्रम के बाकी चमचों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। खामोश। अचानक एक बिजली की तरह कड़कती हुई आवाज गूंजी। हवा को चीरते हुए एक परछाई आसमान से उतरी और दीक्षा स्थल के एकदम सामने बने ऊंचे पत्थर के मंच पर आकर खड़ी हो गई। वह सफेद रेशमी चोगा पहने हुए एक बेहद खूबसूरत औरत थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर एक असीम तेज था। अरे वाह, आज आचार्य माधवी दीक्षा दे रही है। हमारी तो किस्मत खुल गई भाई। अखाड़े में आए 1 ही महीना हुआ है और आचार्य माधवी के दर्शन हो गए। अफवाहें बिल्कुल सच थीं, ये तो साक्षात अप्सरा लग रही है। सुंदर तो बहुत है, पर भाई, ये सख्त भी उतनी ही है। एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा, वरना अगर उन्होंने सवाल पूछ लिया और जवाब नहीं आया, तो खाल उधेड़ देंगी। आचार्य माधवी एल्डम्यूयान का चेहरा एकदम पत्थर जैसा ठंडा था। उनकी खूबसूरत लेकिन खूंखार आंखों ने वहां मौजूद पूरे 3000 साधकों का मुआयना किया। बहुत अच्छे, सभी 3000 शिष्य मौजूद हैं। दीक्षा आरंभ की जाती है। आचार्य माधवी की आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन वह दीक्षा स्थल में बैठे हर एक साधक के कान में गूंज रही थी। ये सुनते ही तेजस जैसे आलसी नवाब समेत सभी 3000 साधक अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने दीक्षा स्थल के चारों कोनों पर बनी 4 विशाल मूर्तियों के सामने सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया। ये 4 मूर्तियां संजीवनी पीठ के उन 4 महागुरुओं की थी जो नीलगिरी अखाड़े के इतिहास के सबसे महान कीमियागर रह चुके थे। महागुरु बनने के बाद उन चारों ने अपना कोई न कोई खास ज्ञान लेगेसी इन मूर्तियों के अंदर सील कर दिया था, ताकि भविष्य में कोई काबिल शिष्य उसे पा सके। हालांकि आज तक संजीवनी पीठ का कोई भी दिग्गज उन महागुरुओं की विरासत को हासिल नहीं कर पाया था, फिर भी ये मूर्तियां संजीवनी पीठ की महानता का प्रतीक बनकर खड़ी थीं। सम्मान प्रकट करने के बाद सभी 3000 साधक वापस बैठ गए और आचार्य माधवी का प्रवचन लेक्चर शुरू हो गया। चूंकि यह क्लास कनिष्ठ साधकों के लिए थी, इसलिए आचार्य माधवी ने कीमियागरी के गहरे रहस्यों के बजाय जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के बुनियादी ज्ञान पर लेक्चर देना शुरू किया। जड़ी बूटियों का ज्ञान ही कीमियागरी की नींव है। भले ही यह बेसिक लगता हो, पर यह ज्ञान अथाह और बहुत गहरा होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कीमियागर भी जीवन भर जड़ी बूटियों का अध्ययन करते रहते हैं। केवल बेवकूफ और खोखले लोग ही इस ज्ञान को मामूली समझते हैं, और इसी घटिया सोच की वजह से वे कभी महान नहीं बन पाते। आचार्य माधवी भले ही स्वभाव से बहुत सख्त थी, पर पढ़ाने में उनका कोई जवाब नहीं था। वे जड़ी बूटियों के मुश्किल से मुश्किल ज्ञान को भी इतने आसान शब्दों में समझा रही थी कि वहां बैठे लगभग हर साधक को सब कुछ समझ आ रहा था। नंदिनी पूरे ध्यान से सुन रही थी। उसके हाथ में एक कलम और कागज था, और वह बीच बीच में आचार्य के कहे हुए महत्वपूर्ण शब्द लिख रही थी। नंदिनी की तरह वहां कई और भी होनहार बच्चे थे, पर हमारा तेजस, वह वहां बैठा था, उसकी आंखें आसमान की तरफ टिकी थी, और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गहरे शून्य में खो गया हो। और कुछ ही देर बाद तेजस ने अपनी आंखें बंद की और खुर्र खुर्र तेजस फिर से खर्राटे मारने लगा। वह फिर से सो गया था। जैसे ही उन खर्राटों की आवाज गूंजी, नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बंदे का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी अहम क्लास में, और वो भी आचार्य माधवी के सामने, ये फिर से सो गया। उठो जल्दी। नंदिनी ने घबराते हुए तेजस की पसलियों में कोहनी मारी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस शांत दीक्षा स्थल में तेजस के उन गूंजते हुए खर्राटों ने सबका ध्यान खींच लिया था। यहां तक कि मंच पर खड़ी आचार्य माधवी का भी। आचार्य माधवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें खौफनाक हद तक ठंडी हो चुकी थीं। आगे बैठे कुंवर विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान तैर गई।
ये तेजस कभी नहीं सुधरेगा, सूरज भान ने मुंह बनाते हुए एक ताना मारा। नंदिनी की कोहनी खाकर तेजस ने उनींदी आंखें खोली। उसने चारों तरफ देखा और पूरी मासूमियत से नंदिनी से पूछा, क्या क्लास खत्म हो गई? नंदिनी का मन किया कि वह तेजस को वही जमीन में गाड़ दे। एक तो ये गधा पूरी क्लास में सोता रहा, ऊपर से ऐसे बेवकूफों वाले सवाल पूछ रहा है। नंदिनी डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पाए। वो तो बस यही दुआ कर रही थी कि आज तेजस की जो हड्डी टूटेगी, उसकी छींटे उस पर न पड़े। तेजस को भी अब माहौल की गंभीरता का एहसास हो गया और वह मन ही मन झल्लाया। धत्तेरे की, ये शरीर ही बहुत कमजोर है। मैं न चाहते हुए भी सो गया, तेजस ने मन ही मन सोचा। तभी उसे अपने ऊपर एक ऐसी चुभती हुई नजर महसूस हुई जो सीधे उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? आचार्य माधवी की आवाज गूंजी। उस आवाज में जो छिपा हुआ गुस्सा था, वह किसी को भी डराने के लिए काफी था। नीचे बैठे सारे साधक अब एक अजीब सी दुष्ट खुशी के साथ तेजस को देख रहे थे। सबका यही सोचना था कि आज ये लौंडा बुरी तरह फंसा है। पिछली बार जब तेजस सोया था, तो एक मामूली आचार्य ने उसे डांटकर छोड़ दिया था। पर इस बार वह सोया था आचार्य माधवी की क्लास में। आचार्य माधवी पूरे अखाड़े में अपने खौफनाक गुस्से के लिए मशहूर थी। एक बार उनकी क्लास में एक साधक हंसी मजाक कर रहा था। आचार्य ने उसी वक्त वहीं खड़े खड़े उस लड़के के हाथ पैर तोड़ दिए थे। और इस बार तेजस सीधे उनके नाक के नीचे सो रहा था। ज्यादातर साधकों ने तो मन ही मन तेजस का अंतिम संस्कार भी कर लिया था। आचार्य माधवी के सवाल का जवाब देते हुए तेजस खड़ा हुआ और बोला, शिष्य का नाम तेजस है। माधवी ने सिर हिलाया। अचानक उनका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया और वे मंच से दहाड़ी, तुम्हारी इतनी हिम्मत तेजस! क्या तुम्हें अपने इस घिनौने अपराध का अंदाजा है? तेजस ने एक बेहद दयनीय और मासूम सी शक्ल बनाई और एकदम भोलेपन से बोला, आचार्य जी, मुझ गरीब का अपराध क्या है? ये सुनकर आचार्य माधवी का गुस्सा हंसी में बदल गया, एक ऐसी हंसी जो और भी ज्यादा खतरनाक थी। वे बोली, तुम मेरी क्लास के बीच में खर्राटे मार रहे थे। इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूं, पर आज तक मुझे तुम्हारे जैसा ढीठ शिष्य नहीं मिला। और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा अपराध क्या है? तेजस ने बड़ी शालीनता और आदर के साथ आचार्य माधवी के सामने सिर झुकाया और एकदम शांत स्वर में बोला, आचार्य जी, आप गलत समझ रही हैं। ये शिष्य सो नहीं रहा था। दरअसल आपके इस अद्भुत ज्ञान को सुनने के बाद ये शिष्य गहरी समाधि डीप थॉट में चला गया था। कृपया अपने इस नादान शिष्य को समझने की कृपा करें, आचार्य। अध्याय 5, क्या ये कोई महाजीनियस है? तेजस का वह ढीठ जवाब, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो आपके ज्ञान को सुनकर गहरी समाधि में चला गया था, सुनकर दीक्षा स्थल पर सन्नाटा छा गया। वहां बैठे 3000 कनिष्ठ साधकों और मंच पर खड़ी आचार्य माधवी के चेहरे ऐसे हो गए मानो उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। आखिर कोई इंसान इतना बेशर्म और मुंहफट कैसे हो सकता है? नंदिनी लू शाओकिंग, जिसकी जान तेजस के डर से हलक में अटकी हुई थी, वह भी तेजस की इस बकवास को सुनकर अपना माथा पीट कर रह गई। हे भगवान, ये लड़का साफ साफ खर्राटे मार रहा था और अब इसे समाधि बता रहा है। इसके खर्राटों ने ही इसकी पोल खोल दी थी। मंच पर खड़ी आचार्य माधवी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वे वैसे ही बहुत खूंखार थी, और अब उनके सामने ये तेजस नाम का नमूना खड़ा था, जो उनकी आंखों में धूल झोंककर सीनाजोरी कर रहा था। उन्हें तेजस से सख्त चिढ़ होने लगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात थी तेजस का रवैया। वह एकदम शांत और बेपरवाह खड़ा था। आचार्य माधवी जैसी खौफनाक गुरु के सामने खड़े होने के बावजूद उसके चेहरे पर डर या पछतावे की एक लकीर तक नहीं थी। उसकी यह कूलनेस देखकर माधवी भी अंदर ही अंदर थोड़ी हैरान थी। हैरानी अपनी जगह थी, पर माधवी ने अपना फैसला सुनाने में देर नहीं की। तेजस, माधवी ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हारा ये कहना है कि तुम सो नहीं रहे थे, बल्कि मेरी दीक्षा को पूरे ध्यान से सुन रहे थे? तेजस ने बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। जी आचार्य। ये शिष्य आपके अमृत जैसे वचनों को पी रहा था। मेरा ध्यान एक सेकंड के लिए भी नहीं भटका। कितना नीच और बेशर्म इंसान है ये। वहां बैठे हर एक साधक के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था। आचार्य माधवी के होठों के कोने पर एक खतरनाक और जहरीली मुस्कान तैर गई। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे अभी पढ़ाए गए विषय पर कुछ सवाल पूछूंगी। अगर तुमने सही जवाब दे दिए तो मैं इस गुस्ताखी को माफ कर दूंगी। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी और तुम्हारा
पक्का शिष्य बनने का एक मौका हमेशा के लिए छीन लूंगी। ये खौफनाक सजा सुनते ही दीक्षा स्थल में बैठे कई लोगों ने तेजस को तरस भरी नजरों से देखा। हड्डियां टूटना तो फिर भी ठीक था, कुछ महीनों में जुड़ जाती, लेकिन एक मौका छीन लेना, ये किसी भी कनिष्ठ साधक के लिए मौत की सजा जैसा था। एक कनिष्ठ साधक के पास पक्का शिष्य बनने के लिए सिर्फ 5 साल यानी 5 मौके होते थे। अगर तेजस आज फेल हुआ तो उसके पास सिर्फ 4 मौके बचेंगे। संजीवनी पीठ में इससे भयानक सजा और कोई नहीं थी। नंदिनी का चेहरा चिंता से सफेद पड़ गया। वह तेजस के लिए रहम की भीख मांगना चाहती थी, पर वह खुद एक मामूली कनिष्ठ साधक थी, उसकी आचार्य के सामने मुंह खोलने की क्या औकात थी। वहीं सबसे आगे बैठे कुंवर विक्रम कांगलू के चेहरे पर एक दुष्ट इंतजार था। वह तो बस यही देखना चाहता था कि कब तेजस की हड्डियां टूटे और उसे मजा आए। सबको लग रहा था कि यह खौफनाक सजा सुनकर तेजस गिड़गिड़ाने लगेगा या पसीने पसीने हो जाएगा। लेकिन तेजस ने एकदम बिंदास और शांत आवाज में कहा, आप बेझिझक सवाल पूछिए आचार्य। इस बेवकूफ ने तो अपनी मौत खुद ही चुन ली है। कुंवर विक्रम ने हल्के से सिर हिलाते हुए सोचा। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि मृत संजीवनी काया जैसा दुर्लभ हुनर एक ऐसे गधे को मिल गया है जो अपनी ही कब्र खोद रहा है। तेजस, ओ तेजस, तू आजकल इस नंदिनी के बहुत करीब रहता है ना। आज जब तेरी हड्डियां टूटकर तेरे हाथ में आएंगी तब मैं देखूंगा कि यह नंदिनी तेरे पास फटकती भी है या नहीं। दूर बैठे सूरज भान सन हाव ने एक क्रूर और कमीनी मुस्कान के साथ सोचा। वह बस तेजस की बर्बादी का इंतजार कर रहा था। मंच पर खड़ी आचार्य माधवी को थोड़ी उलझन हुई। ये लड़का इतना रिलैक्स्ड कैसे है? इसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ क्यों नहीं है? यह कोई सामान्य बात नहीं है। तो ध्यान से सुनो, आचार्य माधवी ने बिना ज्यादा सोचे अपना पहला सवाल दागा। मैंने अभी शरद चंद्रिका पुष्प ऑटम मूनवाइट फ्लावर के बारे में बताया था। बताओ, इसके क्या गुण और प्रभाव होते हैं? ये सवाल सुनते ही वहां बैठे कई होनहार साधकों को जवाब पता था। नंदिनी को भी जवाब याद था और वह किसी तरह छुपकर तेजस को इशारा करना चाहती थी। लेकिन तभी तेजस की शांत और चबा चबा कर बोली गई आवाज गूंजी। बेहद आसान सवाल। शरद चंद्रिका पुष्प एक अत्यंत ठंडी तासीर वाली जादुई बूटी है। इसे सीधा खाने से शरीर की जलन और सूजन दूर होती है और यह योद्धाओं मार्शल आर्टिस्ट्स के भड़कते हुए गुस्से को शांत करती है। लेकिन अगर इसे हद से ज्यादा खा लिया जाए तो यह योद्धाओं के खून को जमा देती है। अगर मामला गंभीर हो तो इससे शरीर की नसें मरिडियंस फट सकती हैं। इस फूल का इस्तेमाल हेमंतोस वटी, हिममुख वटी, रहस्य जल वटी और शीत तुषार वटी बनाने में किया जाता है। यह जवाब सुनते ही आचार्य माधवी समेत वहां मौजूद पूरे 3000 साधकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग अविश्वास से तेजस को ऐसे घूर रहे थे मानो उसने कोई जादू कर दिया हो। नंदिनी ने खुशी और अचरज से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तेजस ने एकदम सटीक और किताबी जवाब दे दिया था। ये कैसे हो सकता है? ये निकम्मा मुफ्तखोर लौंडा इसका जवाब कैसे दे सकता है? क्या ये गधा सच में क्लास ध्यान से सुन रहा था? सूरज भान का चेहरा ऐसा हो गया मानो किसी ने उसे करेला खिला दिया हो। सबसे आगे बैठे कुंवर विक्रम के माथे पर भी सिलवटें पड़ गईं। ये लड़का जितना बेवकूफ दिखता है उतना है नहीं, विक्रम ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा। पर इन सब में अगर कोई सबसे बड़ा सदमे में था तो वो खुद आचार्य माधवी थी। उन्हें 100% यकीन था कि यह लड़का खर्राटे मार रहा था। इसमें कोई शक ही नहीं था। फिर भी तेजस ने जो जवाब दिया था वह इतना सटीक, इतना गहरा और इतना परफेक्ट था कि उसमें कोई गलती निकाली ही नहीं जा सकती थी। क्या हुआ आचार्य जी? क्या आपके इस नाचीज शिष्य ने कोई गलत जवाब दे दिया? आचार्य माधवी को बुद्ध बनकर खड़ा देख तेजस ने बड़ी मासूमियत से पूछा। होश में आते हुए माधवी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये लौंडा जानबूझकर उनकी बेइज्जती कर रहा हो। जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास अभी 2 सवाल और हैं। उम्मीद है तुम उनका भी सही जवाब दोगे, वरना सजा वही रहेगी, माधवी ने गुर्राते हुए कहा। तेजस मुस्कुराया। आने दीजिए आचार्य जी, ये लौंडा तो हवा में उड़ रहा है। कई साधकों ने मन ही मन भड़कते हुए सोचा, क्या इसे लग रहा है कि एक तुक्का सही लग जाने से यह अखाड़े का सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया है? आचार्य माधवी भी अब थोड़ी खुन्नस में आ चुकी थी। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर एक ऐसा सवाल फेंका जो अच्छों के पसीने छुड़ा दे। ध्यान से सुनना। मैंने दीक्षा में चित्त शुद्धि वटी,
हार्ट क्लेंजिंग पिल का जिक्र किया था। बताओ, इसे बनाने के लिए किन किन जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है? आचार्य माधवी ने पूछा। ये सवाल हवा में आते ही दीक्षा स्थल में सन्नाटा खींच गया। कई साधकों के चेहरों की हवाएं उड़ गईं। उनमें से शायद 10-15 लोगों को ही इसका जवाब पता था, जिनमें से एक कुंवर विक्रम भी था। यह कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं था। यह सवाल किसी कनिष्ठ साधक के स्तर का था ही नहीं। इस सवाल का लेवल सीधा उस योग्यता परीक्षा के बराबर था जिसे पास करके लोग पक्के शिष्य बनते थे। और सबसे बड़ी बात, आचार्य माधवी ने आज की क्लास में इस वटी को बनाने की विधि विस्तार से बताई ही नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर तेजस को फंसाने के लिए यह बाउंसर मारा था। नंदिनी तेजस की मदद करना चाहती थी, पर उसे खुद भी इसका जवाब नहीं पता था। आखिर वह भी तो बस 1 महीने पुरानी साधक थी। उसकी औकात से बाहर का सवाल था ये। अब नंदिनी बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तेजस का कोई तुक्का लग जाए। तेजस ने आचार्य माधवी की आंखों में देखा, एक हल्की सी, लगभग उड़ाने वाली मुस्कान दी, और बोला, इत्तेफाक देखिए, मुझे इसका जवाब भी रटा हुआ है। अच्छा, तो फिर सुनाओ। माधवी को हैरानी तो हुई, पर उन्हें कतई यकीन नहीं था कि तेजस सही जवाब दे पाएगा। वहां बैठे ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि तेजस बस अपनी झूठी शान बघार रहा है। एक मुफ्तखोर नौसिखिया इतने भारी भरकम सवाल का जवाब कैसे दे सकता है? पर तभी तेजस की धाकड़ आवाज गूंजी। चित शुद्धि वटी एक बहुत ही निचले दर्जे की गोली है। अगर मैं सटीक कहूं तो यह इंसानों के लिए बनी एक 3rd क्लास गोली है जो बस मन को शांत करने और गुस्सा कम करने के काम आती है। ये किसी जादुई गोली से ज्यादा एक चूर्ण या टॉनिक जैसी है, जिसका योद्धाओं के शरीर पर कोई खास असर नहीं होता। इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए: मौन एकांत, घास, निर्मूल जल और दीप जुगनू पुष्प। तेजस के चुप होते ही पूरे दीक्षा स्थल में शमशान जैसी शांति छा गई। अगर वहां कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज बम फटने जैसी लगती। सब लोग तेजस को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई भूत हो। सबके चेहरों के भाव देखने लायक थे। आचार्य माधवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तेजस का जवाब इतना सटीक था कि जैसे कोई साक्षात औषधि ग्रंथ बोल रहा हो। पर सवाल यह था कि इस कल के लौंडे को इतनी गहरी बातें पता कैसे थी? नंदिनी का मुंह मारे अचरज और खुशी के खुला का खुला रह गया था। वहीं सूरज भान का चेहरा ऐसा पीला और हरा पड़ गया था, मानो उसने अभी अभी कोई जिंदा चूहा निगल लिया हो। आगे बैठे कुंवर विक्रम का चेहरा भी अब सख्त और बेहद गंभीर हो चुका था। सबके इन हैरान परेशान चेहरों को देखकर तेजस अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। मजाक चल रहा है क्या? मैं तेजस अपने पिछले जन्म में साक्षात औषधि सम्राट पिल सॉवरन रह चुका हूं। और तुम लोग मुझसे ऐसे चवन्नी छाप सवाल पूछकर मेरी तौहीन कर रहे हो। अगर मेरे हालात ऐसे न होते तो मैं ऐसे तुच्छ सवालों पर थूकता भी नहीं। तेजस ने मन ही मन सोचा, अगर यह उसके पिछले जन्म वाला अवतार होता तो ऐसे बचकाने सवाल पूछने वाले को वह एक ऐसा थप्पड़ मारता कि वह मीलों दूर जाकर गिरता। एक औषधि सम्राट से बुखार की गोली का नुस्खा पूछना उसकी बेइज्जती नहीं तो और क्या है? जब तेजस ने यह जवाब दिया था तो वह अंदर से बहुत चिढ़ा हुआ था। लेकिन जब उसने अपने आसपास खड़े इन बेवकूफों की फटी हुई आंखें देखीं, तो उसके दिल को बड़ा सुकून मिला। आखिरकार आचार्य माधवी का घमंड भी टूट गया। तेजस के प्रति उनकी चिढ़ अब गहरी जिज्ञासा और अचरज में बदल चुकी थी। तेजस, माधवी से रहा नहीं गया, तुम्हें इस अखाड़े में आए हुए कितने साल हो गए हैं? माधवी को लगा कि यह लौंडा पक्का 3-4 साल से यहां पढ़ रहा होगा, तभी इसे ये सब पता है। तेजस ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मुझे यहां आए हुए बस 1 महीना हुआ है, आचार्य जी। माधवी मानो पत्थर की बन गई। उनके मुंह से चीख निकल गई, सिर्फ 1 महीना? यह असंभव है। यह सुनते ही नीचे बैठे कई पुराने साधकों के चेहरों पर शर्मिंदगी पुत गई। वे सालों से यहां घास छील रहे थे और कुछ नहीं उखाड़ पाए, और 1 महीने का यह नया लड़का उन्हें धूल चटा रहा था। कितनी घोर बेइज्जती थी। पर यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। तेजस को आए हुए 1 ही महीना हुआ था, और उस 1 महीने में भी उसने सिर्फ सोकर और आवारागर्दी करके समय बर्बाद किया था। फिर अचानक ये महाज्ञानी कैसे बन गया कि इसने आचार्य के 2 सबसे खतरनाक सवालों को ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई मच्छर मारा हो। तेजस ने फिर उसी कातिल मुस्कान के साथ कहा, जी आचार्य, बिल्कुल 1 महीना। तभी आचार्य माधवी के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले आचार्य विद्याधर ने एक नए साधक तेजस के बारे में बताया था जिसके पास अति दुर्लभ मृत संजीवनी काया थी।
क्या ये वही लड़का है? ये सोचते ही माधवी का अचरज और बढ़ गया। माना की काया दुर्लभ थी, पर 1 महीने के अंदर जड़ी बूटियों का इतना अथाह ज्ञान हासिल कर लेना, ये किसी मुफ्तखोर के बस की बात नहीं थी। तेजस, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया है, माधवी ने अब थोड़े सम्मान भरे स्वर में कहा। अब मेरा आखिरी सवाल है, अगर तुम इसका जवाब नहीं भी दे पाए तो भी मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी। ये सुनते ही नंदिनी खुशी से उछल पड़ी। उसके दिल का सारा बोझ उतर गया और उसने तेजस को बहुत ही प्यार और हौसले भरी नजर से देखा। ये नजारा दूर से देख रहा सूरज भान जलन के मारे राख हो रहा था। अब उसे तेजस से पहले से भी 100 गुना ज्यादा नफरत हो रही थी। पूछिए आचार्य जी, तेजस ने बिना किसी घमंड या डर के एकदम रौबदार आवाज में कहा। माधवी ने सिर हिलाया। उन्होंने अब तेजस को हल्के में लेना छोड़ दिया था। उन्होंने सीधे अपना आखिरी और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दाग दिया। बताओ, त्रिपर्ण अरुण फल 3 लीफ मॉर्निंग सन फ्रूट आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? ये सवाल सुनते ही सबसे आगे बैठे डॉन कुंवर विक्रम के चेहरे से नकाब खिसक गया और उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसका ये खौफनाक चेहरा देखकर उसके बगल वाले चमचे ने डरते डरते पूछा, क्या हुआ विक्रम भैया? विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, पिछली योग्यता परीक्षा में मैं इसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। ये सुनते ही विक्रम के आसपास बैठे सभी चमचों के होश उड़ गए। महत्वपूर्ण सूचना हमारे सभी वेब नॉवल लवर्स के लिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर कई शानदार वेब नॉवेल्स चल रही है। मैं आपको एक जरूरी अपडेट देना चाहता हूं। अभी हमारे चैनल पर जो टॉप 4 वेब नॉवेल्स चल रही है वो सभी जारी रहेंगी और उनकी कहानी आगे भी लगातार आती रहेगी। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ताकि हम सभी कहानियों को अच्छी क्वालिटी के साथ और नियमित रूप से ला सके, अब से एक छोटा सा नियम लागू किया जा रहा है। अब से हर वेब नॉवल के सिर्फ 5 चैप्टर्स ही रोज अपलोड किए जाएंगे। इसका मतलब है सभी 4 वेब नॉवेल्स चलती रहेंगी, लेकिन हर दिन हर नॉवल के 5 चैप्टर्स ही आएंगे। इससे हमें स्टोरी को बेहतर तरीके से एडिट करने और आपको अच्छी क्वालिटी कंटेंट देने में मदद मिलेगी। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वेब नॉवेल्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी वेब नॉवल सबसे ज्यादा पसंद है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नया चैप्टर मिस ना हो। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।